गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मानव के विभिन्न तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस तंत्रिका तंत्र जिसको हम नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे मानव सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आइए इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है कि शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का लगातार रासायनिक आदान प्रदान करना। परिसंचरण का मतलब आप लोग याद रखेंगे, सर्कुलेशन का मतलब होता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब आप लोग परिवहन याद रखेंगे। क्या? परिसंचरण, दैट मीन्स परिवहन। तो परिवहन क्या होता है कि किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परिवहन। वैसे ही जो सर्कुलेशन होता है कि जो शरीर में, आपको पता है कि आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा बॉडी है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारा सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? आपका टिश्यू बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या निर्माण करते हैं? हमारे ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है? सेल जो है, जो ग्रुप ऑफ सेल जब मिलता है, जब एक से अधिक सेल मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। और जब एक से अधिक टिश्यू मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो इसका कार्य क्या होता है, जो सर्कुलेशन सिस्टम का कार्य क्या क्या होता है कि जो विभिन्न ऊतक हैं, शरीर जो ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर हमारा ऑर्गन्स बना, अंग बना है, तो जो इसमें एक से अधिक टिश्यू होंगे, एक से अधिक ऊतक होंगे, तो विभिन्न ऊतकों के बीच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बीच ये क्या करता है? जो है केमिकल का, रासायनिक चीजों का आदान प्रदान करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग परिसंचरण बोलते हैं। मानव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है। एक होता है आपका, दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेशन, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। तो मानव में जो है वो क्लोज, ठीक है, क्लोज्ड आपका सर्कुलेशन सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर है बात? आइए आगे हम लोग इस चर्चा को बढ़ाते हैं। मानव में दो प्रकार के क्या हैं? परिसंचरण तंत्र को जो है दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। आइए इसको आप लोग एक बार देखेंगे कि इसको क्या क्या और कैसे कैसे हम लोग बोलते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र, इसको दो भागों में बांटा गया। सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में आपका बांटा गया है। एक है आपका खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण, और दूसरा है आपका बंद परिसंचरण। ठीक है, ये दो प्रकार के
आपके क्या हैं, ये दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखिए जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे क्या है, आर्थ्रोपोडा। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे आर्थ्रोपोडा। खुला परिसंचरण तंत्र एग्जाम्पल में लिखेंगे आर्थ्रोपोडा। जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र आप लोग लिखेंगे स्तनधारी, मनुष्य, मनुष्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले खुला परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में लिखिए कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो इनके बारे में एक एक करके लिखिए। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें लिखेंगे यह जो होता है उत्तक द्रव एवं रुधिर से भरे असमित पात्रों का बना होता है, जो सब मिलकर हीमोग्लोबिन गुहा बनाते हैं। इनका तरल हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण लाल नहीं होता। इसे हम लोग हीमोलिम्फ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ लिखें। यह उत्तक द्रव एवं रुधिर में भरे, इसमें लिखना शुरू करेंगे आप लोग, यह उत्तक द्रव तथा रुधिर में भरे, यह उत्तक द्रव तथा रुधिर में भरे असमित पात्रों का बना होता है। यह उत्तक द्रव तथा रुधिर में भरे असमित पात्रों का बना होता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लो तथा यह दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन गुफा का निर्माण करते हैं, हीमोलिफिक गुफा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हीमोलिफिक गुफा का, हीमोसील गुहा का निर्माण करते हैं। यह दोनों मिलकर हीमोसील गुहा का, हीमोसील गुहा का निर्माण करते हैं, हैं। अच्छा, ये क्या है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इनका तलन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल नहीं होता। ये पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर इसको लिख लो भैया 1। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका तरल हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण
अनुपस्थिति के कारण, इनका तरल हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण लाल नहीं होता, लाल नहीं होता। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। इस तंत्र को हीमोलिम्फ कहा जाता है। इस तंत्र को, इस तंत्र को हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ लिख लेंगे भैया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने आर्थ्रोपोड आपको बता ही दिया था। ये किसका बात हुआ है, ये आपका बात हुआ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए क्या लिखा हमने, यह उत्तक दो, ये जो तंत्र होता है इसमें उत्तक, द्रव तथा टिश्यू लिक्विड प्लस रुधिर से भरे असीमित मतलब इरेगुलर कंटेनर का बना होता है। ठीक है, यह दोनों मिलकर हीमोसील का निर्माण करते हैं और इसी हीमोसील के कारण क्या होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन का कार्य होता है। और आपको पता है कि ब्लड का जो कलर होता है वो लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है, इसके कारण इसका ब्लड जो होता है लाल नहीं होता है। इस तंत्र को हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं, जिसको कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें हम लोग मानव का अध्ययन करने वाले हैं। तो लिखिए बंद परिसंचरण तंत्र, लिखेंगे हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बंद परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में लिख लो इसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, इसमें लिख लो पॉइंट नंबर 1। इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उपस्थित होने के कारण इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण रुधिर का रंग, इसके रुधिर का रंग रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है। इसके रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसकी बात हो रही है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे। पहले इस पॉइंट को लिखिए, फिर हम आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए कि
इसमें रुधिर जो है नालिकाओं से बहता है, ठीक है, लिख लीजिए। इसमें रुधिर नालिकाओं से, इसमें रुधिर जो होता है क्या बता है, नालिकाओं से होकर बहता बहता है। क्लियर है? ये किसकी बात हो गई? ये हो गया बंद परिसंचरण तंत्र का। बंद परिसंचरण तंत्र का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एनालिडा कार्डेटा लिख लीजिए एग्जाम्पल में। एनालिडा एनालिडा कार्डेटा। क्लियर है? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? बंद परिसंचरण तंत्र का। अब देखिए परिसंचरण तंत्र, जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग लिखेंगे अब। बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम लोग इसकी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ा गया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ा गया है। कौन कौन सा पार्ट है भैया? देख लो। जो अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसका पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो इसको किस में तोड़ा गया है लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ट्री सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और यह है आपका लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है? अच्छा, क्लोज नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम ही सिर्फ लिखे तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, परिसंचरण तंत्र को दो प्रकार में बांटा गया। तो अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लो, ताकि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाए। देखिए हमने किसको स्टार्ट किया? हमने परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट किया। परिसंचरण तंत्र को पहले दो भागों में बांटा गया, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण, जिसका एग्जांपल हमने ऑर्थोपोडा देखा, एनालिडा कार्डेटा, ये सब का सब क्या है? ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। दूसरा हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए जी, सॉरी एनालिडा कार्डेटा आपका आता है इसमें, स्तनधारी हो गया, मनुष्य हो गया, एनालिडा हो गया, कार्डेटा। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपका नहीं पाता है। ये हीमोसील का निर्माण करते हैं और इसी कारण का क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। इनके ब्लड का जो कलर होता है वो लाल नहीं होता है, इसे हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसको बंद परिसंचरण कहता है, इसमें क्या होता है? जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है एक ट्यूब के थ्रू होता है। ठीक है? इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? उसका जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक है? उसके बाद देखिए ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम लिखेंगे ह्यूमन मानव परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा गया।
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फोसाइटिक सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं परिसंचरण तंत्र को जो दो भाग में बांटा गया है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो मानव परिसंचरण तंत्र का पहला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हम लोग हार्ट सर्कुलेशन के नाम से भी, हृदय परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, रुधिर में, हृदय में और रुधिर वाहिनिकाओं में, ब्लड में, हार्ट में और ब्लड वीसल्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब आइए लिखेंगे इसमें जो क्योंकि रुधिर की, इसको हृदय परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है, इसको लिख लेंगे शॉर्टकट में। इसमें रुधिर को पंप करने का काम, पंप करने का काम हृदय का होता है। किसका होता है? हृदय करता है। यही कारण है कि इसे हृदय परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो रुधिर में नालिकाओं में जो रुधिर है उसको पंप करने का काम कौन करेगा? वो हार्ट करता है। इसीलिए इसको हम लोग रुधिर परिसंचरण के साथ साथ हृदय परिसंचरण तंत्र ही बोलते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है, रुधिर, हृदय और रुधिर नालिकाएं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसको? रुधिर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, रुधिर के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग एक एक करके ध्यान से लिखेंगे। देखिए, जो हमारा रुधिर होता है यह हमारा क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा रक्त क्या है, रक्त का पीएच मान है, रक्त की प्रकृति कैसी है, इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त का कितना भार होता है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। एक एक करके हम लोग लिखते हैं, शुरू करेंगे। देखिए, रुधिर जो है सबसे पहला पॉइंट की तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो जल से भारी तथा क्षारीय तरल होता है। ठीक है, जल से भारी होता है। पूछेगा रक्त जो है वो अपना जल से हल्का है कि भारी है, तो याद रखेंगे जो रक्त है हमारा तरल संयोजी ऊतक है, यह जल से भारी होता है तथा ये क्या होता है? क्षारीय होता है। बेस नेचर होता है इसका बेसिक नेचर होता है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में जो रक्त है वो 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगर कभी परसेंटेज पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि मानव में लगभग कितना परसेंट? भार का 7% ब्लड होना चाहिए, और अगर इससे कम है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमिया बोलते हैं। रक्त की कमी से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्लियर है? अगर आपका वेट है 50 केजी तो आप में कितना? 7%, दैट मीन्स कि आप में 5 लीटर के आसपास ब्लड होना चाहिए। और मान लीजिए आपका वेट है 70 केजी तो उसका 7% कितना होगा? आप देखेंगे तो उसका भी 7% आपका निकलेगा 5 लीटर। ठीक है, आइए हम लोग आगे की चर्चा को स्टार्ट करने का काम करते हैं। रुधिर को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। जो हमारा रुधिर होता है उसको क्या किया गया है? रुधिर को दो भागों में बांटकर बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं। तो लिखिए, सबसे पहले जो प्लाज्मा होता है यह हल्के पीले रंग का साफ पारदर्शक अंतरकोशिकीय तरल होता है, जो रुधिर का लगभग 55% था। जो प्लाज्मा होता है, ब्लड मान लो ये हमारा क्या था? 100% था। ठीक है, हमारा कितना परसेंट है? 100% है, तो प्लाज्मा इसमें होगा 55%। क्लियर है? और ये कितना परसेंट होगा भैया? हमारा ये हो गया 45%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब प्लाज्मा के बारे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए, तो जो प्लाज्मा होता है क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ये हल्के पीला, इसका जो लाइट येलो कलर होता है, साथ ही ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शक होता है। अभी हमने देखा जो रक्त जो होता है क्या होता है? जल से आपका
भारी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का पारदर्शक होता है, जो लगभग ब्लड का 55%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लाज्मा में पूछता है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो याद रखेंगे प्लाज्मा में 91% के करीब जल होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ बोलते हैं। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरक्षी पदार्थ बोलते हैं। प्रतिरक्षी कहने का मतलब हो गया कि ये शरीर में रोगों से लड़ने में ये आपका सहायता करता है। क्लियर है आज बात? आइए प्लाज्मा आपका हो गया, देख लीजिए इसको, हम फिर आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लाज्मा में दो चीज पाया जाता है, एक आपका सीरम पाया जाएगा, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा। देख इसको लिखेंगे, प्लाज्मा में प्लाज्मा में प्लाज्मा में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में जो है वो निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। पहले तो आपका सीरम, दूसरा आपका प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, दो चीज आपका प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद एक पदार्थ इसमें और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट। लिख लेंगे इसको हम लोग एंटीकोगुलेंट। अब देखेंगे हम लोग कि प्लाज्मा जो हमारे शरीर में रक्त का लगभग 55% भाग होता है, उसका क्या क्या कार्य होता है। तो याद रखेंगे 3 कार्य आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करता है, जो ब्लड लॉस होता है उससे रोकने के लिए प्लाज्मा आपका बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी होता है। रुधिर हानि से ये बचाव करने का काम करता है। दूसरा काम इसका क्या होता है, दूसरा इसका काम होता है कि ये प्रतिरक्षी तंत्र में सहायता करता है। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोकने में यह सहायता करता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न न हो, इनको रोकने के लिए प्लाज्मा क्या करता है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र को सहयोग करता है। लेकिन कभी पूछे जाएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उपयोगी होता है। पर जो WBC को सुरक्षा प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद तीसरा इसका काम याद रखना आप लोगों को कि ऊष्मा परिवहन में भी सहायता करता है। ताप नियंत्रण का भी, ब्लड में टेम्परेचर का कंट्रोल करने का भी कह लो, सर्कुलेशन करने का भी कर लो, ये काम होता है किसका, ये प्लाज्मा का कार्य होता है। क्लियर है? उसके बाद याद रखिएगा ये क्या करता है कि जो रुधिर पीएच का नियमन व रख रखाव करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा फाइब्रोजेनिन रुधिर के थक्के में सहायता करता है, इसको एल्ब्यूमिन प्रासरण संतुलन करता है। रुधिर, या अब हम लोग किसके बारे में चलेंगे, हमारा प्लाज्मा हो गया, अब हम लोग चलेंगे रुधिराणु के बारे में। देखिए रुधिराणु को क्या बुलाता है, ब्लड कार्पुसल्स। रुधिराणु को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्लड कार्पुसल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पुसल्स बोलते हैं और दूसरा होता है व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स। तो सबसे पहले किसके बारे में देखिए, ये हम ब्लड कार्पुसल्स के बारे में। अभी देखिए यहां पर हमने एक चीज देखा था, देखो हाँ जी, देखो जो हमारा रुधिर था उसको हमने प्लाज्मा में तोड़ा, प्लाज्मा कितना परसेंट था, हमारा 55% था। अब जो हमारा रुधिर कणिका है जिसको हम लोग ब्लड कार्पुसल्स बोलते हैं, इसको हमने कहां तोड़ा है, इसको हमने तोड़ा है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रूप में, ठीक है। चलिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और ये दोनों कितना होता है, ब्लड का 45% होगा। जो रुधिर कणिकाएं होती है ब्लड का 45% होता है। चलिए
आ जाइए, अब हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। तो इसको सबसे पहला नाम पूछा जाता है कि आरबीसी का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है। तो याद रखेंगे आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। तो जो अपना लाल रुधिराणु है इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो प्लेटलेट्स पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा श्वेत रुधिराणु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है जी, इतना आप लोगों को आ रहा होगा। देखिए आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और जो रुधिर प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। श्वेत रुधिराणु को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिराणु को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां से देखिएगा जो लिम्फोसाइट होता है कितना परसेंट होता है, 20 से 25% होता है। मोनोसाइट जो होता है वो 2 से 10% के करीब पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए रुधिराणुओं के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए रुधिर के कार्य, रुधिर के क्या क्या कार्य है उसके बाद हम लोग रुधिराणुओं के बारे में चलेंगे। रुधिर के कार्य होता है शरीर में पीएच, जल तथा आयनों का संतुलन करना, चोट भरने पर सहायता करना, ताप संतुलन करना, गैसों का परिवहन करना। देखिए रुधिर का जो वर्ग है इसको बांटा गया है। इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं किसके बारे में, रुधिराणुओं के बारे में। रुधिराणुओं के बारे में, रुधिराणुओं के मुख्य लक्षण लिखो सबसे पहले। रुधिराणुओं के मुख्य लक्षण, रुधिराणुओं के मुख्य लक्षण। तो अभी हमने देखा है कौन कौन सा रुधिराणु होगा हमारा, एक होता है आपका रुधिर कणिका होगा, उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होगा। तो 3 लाइन बनाइए आप। तीन हमने लाइन बनाया है। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम लोग लाल रुधिराणु, दूसरे तरफ लिखेंगे हम लोग सफेद रुधिराणु और तीसरे तरफ हम लोग लिखेंगे थ्रोम्बोसाइट। लिख लीजिए लाल रुधिराणु, रुधिराणु, सफेद रुधिराणु, सफेद रुधिराणु, तथा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले लिखिए जो हमारा रुधिराणु होता है इसका जीवन काल जो होता है कितना होता है, लगभग जीवन काल कितना होता है इसका, 120 डेज। ठीक है, चलिए जी, अगर डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात किया जाए तो याद रखिएगा जीवन काल कुछ घंटे। चलिए, इसका जो थ्रोम्बोसाइट होता है इसका जीवन काल होता है, जीवन काल 8 से 10 दिन। आठ से 10 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिएगा जो निर्माण होता है जन्म से पूर्व यकृत में और प्लीहा में जन्म के पश्चात। यहां से 2 प्रश्न पूछता है, अगर निर्माण पूछेगा
जन्म से पूर्व यकृत में, जन्म से पूर्व यकृत में, ठीक है, यकृत व प्लीहा में, ठीक है, तथा जन्म पश्चात मेरुरज्जु में, जन्म पश्चात प्लीहा में, जन्म पश्चात कहां होता है? देखिए आरबीसी है, उसका निर्माण कहां होगा? जन्म से पहले यकृत में निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जन्म के पश्चात क्या होता है? बोन मैरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। अगर सफेद रुधिराणु की बात करोगे तो इसका निर्माण जो होता है मेरुरज्जु में होता है, प्लीहा में होता है, थाइमस में होता है, पेचिस, इसको लिख लीजिएगा नहीं, इसका निर्माण मेरुरज्जु, प्लीहा। चलिए उसके बाद आप लोग लिखेंगे थाइमस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका निर्माण, थ्रोम्बोसाइट का निर्माण मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे रंग, लिखेंगे, आइए रंग यहीं पर लिख लो। थ्रोम्बोसाइट का जो रंग होता है वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट का जो रंग होता है ये होता है आपका रंगहीन, रंगहीन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। इसमें भी लिख लो, रंग जो होता है रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन। और जो आरबीसी होता है इसका रंग लिखेंगे हम लोग लाल होता है, ठीक है। ये चीज देख लीजिए, जीवन काल कितना है, निर्माण कहां से होता है, रंग की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आकार की चर्चा करेंगे, आकृति की चर्चा करेंगे और संख्या की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा 3 पेयर था, 3 टेबल था, वो बना लो। देख लीजिए इधर क्या था हमारा, आरबीसी था, दूसरी तरफ क्या था हमारा, डब्ल्यूबीसी था, तीसरी तरफ था हमारा थ्रोम्बोसाइट था, लिख लो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आ जाइए थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहले किसके बारे में? हम लोग निर्माण के बारे में, रंग के बारे में और जीवन काल के बारे में देख चुके हैं। अब देखना है हमको आकार के बारे में। किसके बारे में भैया? आकार के बारे में। अगर आरबीसी की आकार की बात करोगे, जो हमारा आरबीसी है उसका आकार बात करोगे तो 7 से 8 माइक्रोन व्यास और 1 से 2 mm क्या होता है, 7 से लेकर 8 माइक्रोन जो होता है इसका डाया होता है, और 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक मोटी। ठीक है। चलिए अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है 20 से लेकर 12 से 20 माइक्रोन तक आकार, 12 से लेकर माइक्रोन। और जो इसका आकार होता है, थ्रोम्बोसाइट का आकार होता है, थ्रोम्बोसाइट का जो आकार होता है, अगर इसकी बात करोगे तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है इसका आकार होता है 2 से 3 माइक्रोन, 2 से लेके 3 माइक्रोन इसका व्यास होता है। ठीक है। उसके बाद आइए
आकार की बात हो गई, रंग की बात हो चुकी है, निर्माण का बात हो चुका है, जीवन काल का बात हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे संख्या की, संख्या की बात करेंगे। संख्या, ठीक है। तो आरबीसी का जो संख्या होता है लिखे लेगा 4 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर। 4 से 5, 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग लिखेंगे जो आपका WBC होता है, इसका होता है 6000 से 8000 मिलीमीटर। इसकी संख्या की बात करोगे, छह हजार से 8000 प्रति mm³। और इसकी संख्या की बात करोगे, सबसे ज्यादा इसी का थ्रोम्बोसाइट का संख्या होता है। देख लीजिएगा थ्रोम्बोसाइट की जो संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर 3 लाख मिलीमीटर। 1,50,000 1,50,000 से लेकर 3 लाख, 3 लाख मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए ये क्या हमारा संख्या हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आकृति की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आकृति डालिए, आकृति कैसा होता है ये भी आप लिख ही लीजिएगा। आकृति, ठीक है। अगर आकृति की बात किया जाए तो आकृति जी होता है, ये होता है गोल, होता है गोल या अनियमित होता है, या फिर द्विअवतल या फिर गोल। लिख लीजिएगा द्विअवतल, द्विअवतल या गोल, द्विअवतल या गोल। इसको WBC को लिखेंगे हम लोग सिर्फ गोल या अनियमित। आकृति इसकी बात किया जाए, गोल या अनियमित। चलिए, और इसकी आकृति की बात करोगे, अगर इस आकृति की बात करोगे तो इस आकृति को याद रखना, गोल या फिर डिस्क। क्या लिखेंगे इसमें, गोल या फिर डिस्क, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा लक्षण हो गए। आगे देखिए रुधिर के कार्य की बात किया जाए तो रुधिर का कार्य होता है पीएच जल व आगमन करना, चोट भरने में सहायता करना, ताप संतुलन, गैसों का परिवहन। ये होते हैं आपके किसके कार्य होते हैं, ये होते हैं आपके कार्य होते हैं रुधिर के। अब रुधिर वर्ग है, ब्लड ग्रुप्स की बात किया जाए तो ब्लड ग्रुप के बारे में ज्यादा पजल होने की आपको जरूरत नहीं है। 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है और अपना काम आसानी के साथ हो जाने वाला है। देखिए O2 को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिसीवर बोलो, एक्सेप्टर बोलोगे। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सर्वत्रिक दाता, लिख लो इसको। दाता, और यूनिवर्सल रिसीवर को सर्वत्रिक ग्राही, ठीक है। चलिए लासिका की बात किया जाए, ये रंगहीन होता है और रुधिर प्लाज्मा के, ये ब्लड प्लाज्मा के समान होता है। कार्य क्या होता है लासिका का, ईसीजी का पुनर्जन्म में सहायता करता है, उत्तक कोशिकाओं को ये नम करने को रखता है। जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, उत्तकों को नम सॉफ्ट रखने में मदद करता है। हार्ट की बात किया जाए तो हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट द पंपिंग ऑर्गन। ये सभी कशोरिकों में पेशीय कक्षों का बना होता है। अब आई यहां पर चैम्बर की बारी आई, कक्षों की बारी आई, तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है 4 तरीके लेयर होते हैं। पहला होता है द्विकक्षीय जो कि 2 चैम्बर होगा, इसमें एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। एग्जाम्पल आपको मत्स्य याद रखना है। देखिए ये चीजें, ये बस, ठीक है।
ये 5 चीज है जिसको आपको याद रखना है। देखिए, अगर 4 चैम्बर होगा, जितना भी चतुर्कक्षीय 4 चैम्बर हार्ट होता है उसमें 2 अलिंद 2 निलय होगा। अगर त्रिकक्षीय होगा उसमें 2 अलिंद होगा 1 निलय होगा। अगर वो 2 चैम्बर होगा तो उसमें 1 अलिंद होगा 1 निलय होगा। तो 2 कक्षीय का एग्जाम्पल आपको मत्स्य याद रखना है, त्रिकक्षीय यानी उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, और चतुर्कक्षीय जिसमें आपका पक्षी और स्तनधारी आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग निश्चित तौर से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा, फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक नए चीजों में। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।